मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे D++ के अंदर जो हमने सिलेबस डिफ़ाइन किया है, जिसमें कि हमने मेंशन किया था कि ये आपका P1 वाला सिलेबस रहेगा। तो P1 के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पहला जो पॉइंट है वो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, नोट्स हैं, उनको देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पोलिनोमियल वाला कंसेप्ट दिया गया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द वेरिएबल एक्स वाई जेड। एक ऐसा एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक कहलाता है जिसमें कि आपके वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं एक्स वाई जेड, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक फंक्शन। किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से एक्स वाई में लिख सकते हैं, केवल एक्स में लिख सकते हैं, एक्स और वाई में फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। कई तरीके हैं लिखने के इसको। सेकंड नंबर पर बात आती है कि कितने टाइप के हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो एक तो होते हैं रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, एन एल्जेब्रिक फंक्शन इन विच द वेरिएबल इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल इंडिसेस, यानी कि आपके पास जो पावर है वो आपके पास 1/2, 2/3 इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी पोलिनोमियल की फॉर्म में दो जो आपके एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक, उनका मल्टीप्लाई हो, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए? उसमें आपकी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। जैसे 5/7 ऊपर आ रही है, वो इसमें हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, इंटीग्रल एल्जेब्रिक फंक्शन। एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें कि आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं डे नॉट अगर इन द डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर में आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते ही नहीं है। पावर चाहे कुछ भी होती रहे, केवल आपको इनको अपॉन में 1 रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। अब सेकंड टाइप के देखिए आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आपके वे होते हैं जो आपके एल्जेब्रिक नहीं होते, अदर देन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक से अलग। तो उसमें कौन कौन आएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे, लॉगरिथम फंक्शन आएंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? इन फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है पोलिनोमियल। तो देखिए, एक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म का होता है, पोलिनोमियल आप जानते हैं, यहाँ पे x की पावर n-1 और साथ में कोफिशिएंट होते हैं, और n आपके पास जो आएगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ कंडीशन क्या है कि जो आपके पास पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी कि यहाँ पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर आपकी पोलिनोमियल केवल एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और दो टर्म आएंगी तो उसका आपको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। ऐसे ही ट्राइनोमियल होता है, उसी तरीके से फिर क्या बन जाता है? पोलिनोमियल। यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब बात आपकी क्या आएगी? जो हमने स्टार्टिंग की थी किससे? पोलिनोमियल वाले कंसेप्ट से हमने स्टार्टिंग की थी, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो पोलिनोमियल के अंदर आपकी क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? f(x) और g(x) दो पोलिनोमियल हैं, किसके? डिग्री n के और m के। n की डिग्री बड़ी है किससे? m से। तो अब कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिकली डिटरमाइंड पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगी, qx और rx, दो एग्जिस्ट करेंगी आपकी। किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगी कि f(x) बराबर gx इंटू qx। qx हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट है, और r हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। ये जैसे संख्याओं पे आप काम करते हैं, b = a = bq + r, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से आप संख्याओं पे लिखते हैं a = bq + r, तो आप क्या करते हैं? इस a को डिवाइड करते हैं किससे? b से। तो ये कोएफिशिएंट आता है और बाद में आपके पास रिमाइंडर आता है। तो a को हम कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, b से उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये जो बीच वाला नंबर आपके पास होता है a, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई bq,
और प्लस के क्या हो जाता है, रिमाइंडर को आप इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप एफ एक्स की जो आपकी डिग्री है, देखिए ऊपर डिफाइन किया गया है एफ एक्स की डिग्री n है, तो आप एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि एफ एक्स को आप अंदर रखेंगे और जी एक्स से आप इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो जी एक्स आएगा, इसको हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्यू एक्स आएगा। क्यू एक्स आपका कोएफिशिएंट वाला कंसेप्ट है, और यहाँ पे लास्ट में जो आपका बचेगा वो आपका रिमाइंडर बचेगा, वो भी इन द टर्म्स ऑफ एक्स बचेगा। इसको आप ऐसे सीख सकते हैं जैसे आपने x-1 से x³ - 1 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे x² + x + 1 आएगा, और सारा सोल्व करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो एफ एक्स बराबर किससे डिवाइड किया, जी एक्स से, यहाँ इससे छोटे डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। क्यू एक्स जो हमारे पास बचेगा वो जो इनकी डिग्री होंगी उसमें से जो माइनस करके बचेगी उसकी टर्म्स में आएगा। और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी, यहाँ पे जो रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो या तो 0 आएगा या फिर उसकी डिग्री m से लेस होगी, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, उससे डिग्री इसकी क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट क्या लिखी है, n-m। जो q की जो डिग्री आएगी, जो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट मेंशन किया है क्यू एक्स, उसकी डिग्री आपकी कितनी आएगी, n-m। आप देखते भी हैं घटा के इसमें कि यहाँ पे x है, नीचे एग्जाम्पल देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 डिग्री का आएगा हमारे पास, क्योंकि डिवीजन का जो कंसेप्ट है इसी तरीके से चलेगा। और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर या तो हमारे पास 0 होगा, और 0 नहीं आएगा तो उसकी डिग्री लेस देन m आएगी। m किसकी डिग्री थी, जी एक्स की डिग्री थी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवीजन तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे रिमाइंडर इससे कम डिग्री का हमें फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। अगर अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर आर एक्स हमारे पास 0 पोलिनोमियल आ गया तो एफ एक्स को हम क्या कहेंगे कि ये इससे जी एक्स से कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है। तो जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 या 10, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, उससे डिविजिबल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। वहाँ पे तो एक इंटीजर आता है 2 5 या 10, डेसिमल वाले नंबर को हम डिविजिबिलिटी नहीं मानते। जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333 आता है, तो हम उसको डिविजिबल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें किसकी फॉर्म में चल रही हैं, यहाँ पे आपकी सब चीज़ें चल रही हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोलिनोमियल के कंसेप्ट की फॉर्म में सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप कंसेप्ट क्या बताएंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 0 पोलिनोमियल आएगा, तब ये डिविजिबिलिटी कहलाएगी। वहाँ पे वो नंबर इंटीजर आना चाहिए जिससे हम नंबर से डिवाइड करते हैं। इसके बाद आती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अगर एफ एक्स को डिवाइड करते हैं किससे, x - a से, तो रिमाइंडर हमारे पास f ऑफ a आता है। तो बेसिकली जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपका डिविजिबिलिटी का, जिसमें आपने ऊपर पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल डिवीजन जो मैंने आपको दिखाया था अभी करके, उसी में ही हम क्या फिक्स कर रहे हैं कि हमने x - a से इसको डिवाइड किया है। हम इसको x - a से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एफ एक्स को x - a से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा f ऑफ a आएगा। ये होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। छोटी क्लासेस में इनके प्रूफ भी होते हैं। अगर आप प्रूफ पे जाना चाहें एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो आप केवल क्या करते हैं, रिजल्ट्स पे काम करते हैं। बाकी प्रूफ देखना है डिटेल में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, जब एफ एक्स हमारे पास ये है और हमने x + a से इसको डिवाइड किया। यहाँ पे x - a है तो x + 1 को हम क्या लिखेंगे, x - -1 लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो f ऑफ -1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो यही थ्योरम का कंसेप्ट है कि लॉन्ग डिवीजन से जो आपका रिमाइंडर 24 आएगा वो हमारा केवल एक छोटी सी कैलकुलेशन करने से आ रहा है। ये चीज़ आपने
जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3x+1 से। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3x+1 को इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 1/3 आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के आपको कहाँ रख देनी है, इसको आप fx कंसिडर करेंगे, x में रख देनी है। तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा f(-1/3) ये हमारे पास r(x) आ जाएगा। इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने कंसेप्ट आपको ऊपर बताया था अभी कि x = -1/3 रखेंगे और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल समझिए कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब आपके पास एक्सप्रेशन इस प्रकार का है और उसको डिवाइड करते हैं। देखिए अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे लीनियर वाले कंसेप्ट से, अब हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 x+2 से क्वाड्रेटिक वाले से। तो यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो यहाँ पे x² आएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम f(x) को आप, ये क्या है gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये qx आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका बचेगा, जब आपका 2 डिग्री का कंसेप्ट है, 2 डिग्री वाले से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से उससे कम डिग्री का कंसेप्ट बचेगा। कम डिग्री का जो पोलिनोमियल है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल ax+b लिखते हैं हम यहाँ पे, आप ax+b भी लिख सकते हैं और rx+s भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने डिवाइड किससे किया है, हमने डिवाइड किया है x-1 से x+2 से। तो यहाँ से इसको 0 पुट करने से x = 1 आएगा, इसको पुट करने से 0 पुट करने से x = -2 आएगा। अभी x = -1 को पुट करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, r और s की या फिर a और b की। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से आता है तो फिर इन क्वेश्चंस को करना कोई टिपिकल काम नहीं है, बस केवल आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये जो लाइन हमने आपको बताई है, ये लाइन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इस लाइन को लिखने का तरीका आपको ठीक प्रकार से आना चाहिए कि यहाँ पे जो डिग्री लिखी जाएगी वो डिग्री 1 एक कम लिखी जाएगी। ये जो कंसेप्ट है ax+b को लिखने का, या ये जो हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आप रिमाइंडर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस पर एक छोटा क्वेश्चन इस पर एक बन सकता है। थोड़ा आगे मूव करते हैं। फैक्टर थ्योरम आपका इसी का एप्लीकेशन है जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, उसी में अगर हम क्या करेंगे, f(a) = 0, अगर हमारे पास f(a) रिमाइंडर 0 आएगा तो f(x) जो पोलिनोमियल है तब उसको x-a से जो डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल आएगा और ये फैक्टर बन जाएगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ f(a) = 0। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है सिंथेटिक डिवीजन मेथड की। तो देखिए जो ये एलोबरेट कर रखा है बुक्स में, ये मेथड इसी तरीके से दिया है। अब हम इसको एक काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से आपको सिखाते हैं कि अगर x-a से x³ - 3x + 2 इस एक्सप्रेशन को, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या बचेगा, इसको हमें देखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x = 1 आएगा और इस पोलिनोमियल को आप किस रूप में रखेंगे, 0x² परफेक्ट फॉर्म में रखेंगे जिसमें कि सभी टर्म लिखी भी हों। कोई कोएफिशिएंट हमारे पास नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल आपके पास, ये जो पोलिनोमियल आपके पास है इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसके कोएफिशिएंट को आप यहाँ लिखेंगे 1, 0, -3 और 2 और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे 1 जिससे हमें डिवाइड करना है, x-1 से डिवाइड करना है। तो x = -1 आप यहाँ लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे 0 लिखना है, ध्यान से देखिए, और नीचे की तरफ यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस चलना है। तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है इससे, 1 × 1 = 1, यहाँ लिखेंगे 1, फिर ऐड करेंगे नीचे की तरफ, जब आप इनको ऐड करेंगे 1 आएगा,
फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, 1 1 जा 1, फिर नीचे ऐड करेंगे, -3 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 की -2 में, तो -2 करेंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो कहानी कहाँ से चल रही है हमारी कि ये चीज़ आपकी 0 से चल रही है, 0 से ये चीज़ शुरू करेंगे और 0 पे अगर समाप्त हो जाती है तो ये जो हमारे पास 1 -1 1 1 और -2 आए हैं तो ये हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आपके पास आएगा, ये जो 1 है ये कोएफिशिएंट होगा x² का, फिर ये x का, और ये कांस्टेंट टर्म आएगी -2। तो देखिए x-1 से जब हम इसको x³ वाले को डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ डिग्री 1 है तो 3 -1, तो 2 डिग्री का हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। और यहाँ पे चूंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको लिख के दिखाया गया है, इसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आपने समझ लिया इसका तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड हो गया। इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या है, इस मेथड का फ़ायदा ये है कि जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है, अगर हम x-1 से इसको डिवाइड करते x³ -3x + के 2 को, तो पूरा प्रोसेस लेंदी होने के बाद यहाँ पे 0 आता और यहाँ पे x² + x - 2 ही आता। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया था, इसको शॉर्ट वे में करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अपनाया था। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं छोटी क्लास में तो इस प्रकार से करते हैं जैसा आपको शो हो रहा है, लेकिन अब हमें कैसे करने हैं, आपको जो फैक्टराइजेशन करना है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, आपके सिलेबस में मेंशन है। अब एक करोलरी है, इसको देखते हैं। अगर f(x) को px - q से डिवाइड करते हैं तो px - q कैन बी यूज्ड इन द सिंथेटिक डिवीजन मेथड इन द फॉर्म ऑफ x - p/q। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप x को, इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो x = क्या आएगा, q/p आएगा। यहाँ पे आपका q/p आएगा। यह कह रहा है कि इस फैक्टर को आप x - q/p, यानी कि मैंने p को कॉमन ले लिया तो x - q/p आ गया। इस फॉर्म में भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसमें रिमाइंडर को आपने किससे डिवाइड किया है, 2x - 1 से। तो यहाँ पे जो आपका क्वोशिएंट आएगा उस पर ध्यान दीजिए कि जो 1/2 हमने लिया था वो, और बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो इस फॉर्म में आएगा। जो क्वोशिएंट आपका आएगा वो इस तरीके से आएगा, रिमाइंडर इस फॉर्म में आएगा। तो इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा या फिर अलजेब्रा, ये आपके यहाँ सिलेबस में मेंशन है। इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट। रियल रखेगी या फिर इमेजिनरी रखेगी। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्टली n रूट होंगे, और कम से कम एक रूट तो हो गए, चाहे वो रियल हो चाहे वो आपका इमेजिनरी हो। जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हैं x² + 1 = 0, तो यहाँ पे रियल फैक्टर नहीं आते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर x = ± आयटा आपका आता है। तो n डिग्री की इक्वेशन के, हमने क्या बताया आपको, n डिग्री की इक्वेशन के एग्जैक्टली n रूट होते हैं। वो सारे मिला जुला के चाहे रियल से आए चाहे फिर इमेजिनरी से आए, किसी भी तरीके से आए। मल्टीपल रूट्स, अगर कोई रूट हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सपोज कीजिए f(x) हमारा है और f(x) को हम x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं तो जो इसके रूट आएंगे, तो ये जो 1 है ये 2 बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल रूट विद मल्टीप्लिसिटी, या फिर यहाँ इसने लिखा है ऑफ ऑर्डर r। तो यहाँ पे ये जो 1 रूट है इसमें r = 2 आएगा, ये 2 का आएगा।
क्लियर हो गई बात ये कि अल्फा अगर एक मल्टीपल रूट है अलजेब्रिक इक्वेशन का ऑफ ऑर्डर आर का, देन अल्फा इज ए मल्टीपल रूट ऑफ, अच्छा ये तो मैंने आपको रूट की मल्टीप्लिसिटी बताई है। ये क्या कह रहा है इसमें कि जो उस फंक्शन का उस एफ एक्स बराबर 0 का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें जो रूट आएगा मल्टीपल रूट वो r माइनस 1 टाइम्स आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वहाँ भी x माइनस 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का रूल रहेगा और यहाँ बाकी शेष बचेगा। तो यही कह रहा है कि अगर कोई रूट आपका यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो यहाँ 2 बार आएगा, यहाँ 4 बार आ रहा है एफ एक्स में, तो यहाँ मैं सपोज कीजिए यहाँ पावर 4 करता हूँ तो यहाँ पे 3 बार वो कॉमन आएगा। बस इतनी बात कह रहा है कि उसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा। इस पे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं इन सभी के कंसेप्ट को आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी रटने वाली इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे देखिए, एक अलजेब्रिक इक्वेशन में थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो ये थ्योरम्स ही हैं। इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं इक्वेशंस के अंदर जिसमें कि n डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें आपके जो कोफिशिएंट हैं वो रियल अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए ये सारी कंडीशन बन रही है कि रूट्स रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे, किसी भी तरीके से चल रहा है वो सब, वो जो भी थ्योरी आपकी चल रही है, जो स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो थ्योरी कर रहे हैं हम किसके बेस पे, विद रियल कोफिशिएंट। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि रियल कोफिशिएंट पे हमारा वर्क चल रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि रियल कोफिशिएंट है। इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपका एग्जाम में जनरेट होगा कि जब किसी इक्वेशन के अंदर अलजेब्रिक इक्वेशन दी, आपको पोलिनोमियल दी, उसमें जो रियल कोफिशिएंट वाली है, कोफिशिएंट रियल है, तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके कोफिशिएंट रियल ना होके कॉम्प्लेक्स भी उसमें आ जाएं, जैसे आयटा एक्स स्क्वायर हो गया, तो कंजुगेट पेयर की जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है कंजुगेट पेयर वाली, ये फिर वहाँ पे आवश्यक नहीं होती। ये हो भी जाती है, नहीं भी होती। लेकिन अगर आपके कोफिशिएंट रियल हैं, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट आपके रियल हैं, तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इस कंसेप्ट के ऊपर आपकी इस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा। एक मैंने आपको ऊपर मल्टीपल रूट वाला बताया था कि अगर एफ एक्स के अंदर रूट 5 बार आ रहा है तो उसके डेरिवेटिव में वो रूट 5-4 बार अपीयर होगा। तो सीधे सीधे कंसेप्ट ओरली बोल के याद कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए कि किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर विद रेशनल कोफिशिएंट, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज क्या किया मैंने, रेशनल कोफिशिएंट हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन तो आपकी चली रही है, बात किसकी आ रही है, रेशनल कोफिशिएंट की आ रही है। अगर रेशनल कोफिशिएंट्स है और इरेशनल रूट्स आपके आएंगे तो भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ रेशनल की जगह अगर आप रियल ले लेंगे, यानी कि उसमें कोफिशिएंट √2 में ले लेंगे, तब ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। तो जैसे ऊपर कंडीशन फॉलो किसकी हुई थी, रियल की, तब इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में थे। यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर आपके कोफिशिएंट आपके रेशनल होंगे तब आपके जो इरेशनल रूट्स होते हैं, जैसे 2 + √3 हमारा आंसर आया तो 2 - √3 भी आएगा। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा भी होगा कि कोई चीज़ प्लस के साथ आती है तो फॉर्मूले से माइनस के साथ आती है। इसी चीज़ को एलोबरेट करेंगे आप 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, कितनी भी डिग्री की आपकी पोलिनोमियल है, तो जो आपके इरेशनल रूट्स आएंगे वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, एग्जिस्ट इन द कंजुगेट पेयर। अब देखिए आगे रोले थ्योरम। रोले थ्योरम आपने कैलकुलस के अंदर पढ़ी होगी। अब उस रोले थ्योरम का एप्लीकेशन हम किस पे करेंगे, पोलिनोमियल में पढ़ेंगे। देखिए पोलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे हम पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से जाता है स्मूथ ग्राफ। अब इसके जो वैल्यू है हमारे पास, ये मान लिया अल्फा है, ये बीटा है, तो एफ ऑफ अल्फा बराबर एफ ऑफ बीटा हो गया। और जो आपकी पोलिनोमियल होती है वो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है। तो जो थर्ड कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। थर्ड कंडीशन होती है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ओपन इंटरवल ए बी पे काम करता है। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 आ गई। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान से देखना,
यहाँ पे अब अल्फा और बीटा के बीच में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगी। ये केस हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, पोलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो रोले थ्योरम है जो हम आपको बता रहे हैं, और जो कैलकुलस में आप रोले थ्योरम पढ़ते हैं तो एक स्पेशल केस बन जाता है। हम उसको पोलिनोमियल के फॉर्मेट में एक स्पेशल केस के अंदर इसको स्टडी करते हैं कि बिटवीन एनी टू रूट्स विद रियल कोफिशिएंट, यहाँ भी ध्यान देंगे, बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव, देखिए दोनों पास पास के मैंने बनाए हैं, फिगर पे ध्यान दीजिए, बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो ये पॉइंट वही होता है यहाँ पे जहाँ पे डेरिवेटिव आपका कितना होता है, शून्य होता है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, या फिर हम ये कहें कि एफ डैश एक्स बराबर 0 का वो जो मान आएगा अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा नहीं रखता मैं, एक्स का जो मान है वो सी ले लेता हूँ, तो वो सी पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया, जो सी वैल्यू ली है वो मैंने यहाँ रख दी है। क्लियर हो गई कंडीशन। तो बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, देयर इज एट लीस्ट, आपके जो एग्जामिनेशन में जो पेपर आएगा वहाँ पे एट लीस्ट होगा, एट मोस्ट होगा, एग्जैक्टली होगा, नो होगा। जो वर्ड हमारा है लिस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरेट होगा कि वहाँ पे डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उसके कितने रूट, तो एट लीस्ट वन रियल रूट लाई करते हैं किसके बीच में, बिटवीन टू कंजुगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लिखा हुआ है आपके सिलेबस में डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। तो देखिए क्या होता है डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन में कि अगर हमें किसी पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट पढ़ने हैं, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन द सीक्वेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिखी एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन 1 हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट तो आपके 2 होंगे। ऐसे ही निगेटिव के लिए जो नीचे कंसेप्ट लिखा है निगेटिव रियल रूट के लिए वो एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा, और ये कंडीशन आपकी सेम चल रही है यहाँ पे, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ इवन पावर है तो सेम रहेगा, फिर यहाँ चेंज हुआ और ये सेम रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे चेंज ऑफ साइन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल एक चेंज ऑफ साइन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो केवल यहाँ से हमें जो पता लगता है वो मैक्सिमम का पता लगता है। डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन में, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन में हमें जो कन्फर्मेशन होती है, ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसको आप पढ़ लें, मैंने वर्बली आपको बता दिया है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट की बात करती है। तो यहाँ से हमें मिनिमम नंबर ऑफ जितनी उसकी पावर है, आपकी जो डिग्री है जितनी उसकी पावर है उसमें से आप क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे आपको बेटर वे में एक चीज़ समझ में आएगी। भाई यहाँ पे जो पावर है इसकी वो 7 कर देता हूँ। क्लियर हो गई बात। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितना आगे, देखिए एग्जैक्टली की बात नहीं करता, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट की बात करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट कितने हो गए, कोएफिशिएंट हमारे रियल है ये पहले से ही पता है, तो यहाँ 2 और 1 3 हो गए। हमारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 7 आएंगे। लेकिन 7 में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ रहे हैं जी, 3 आ रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ
इमेजिनरी रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन पे, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन पे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक आपका क्या है सिलेबस के अंदर कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमारे पास क्या है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ये आपको पता ही है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, जो आपका सम ऑफ द रूट्स आता है वो कितना आता है इक्वल टू माइनस का b/a। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो सेकंड टर्म वाला कोएफिशिएंट है उसके बटे में ये पहला वाला आता है और पहला सबके बटे में आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो c/a आता है। तो ये a नोट दिया है इन्होंने, ये हमेशा सबके नीचे आएगा और साइन आपका ऑल्टरनेट चलेगा, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव। अब जो लास्ट वाला है सो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट कितने आएंगे या n की वैल्यू कितनी है, तो हमेशा हम -1 की पावर n करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक को ऐड करा है तो -1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ आपने 2 का सम किया है तो यहाँ आपका -1 की पावर 2 आएगा और लास्ट में सम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जितने जितने रूट को लेके आप समीशन बना रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स, देखिए ये आपके पास क्या है समीशन अल्फा 1 क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 1 एट ए टाइम, एक टाइम पे आपको एक रूट लेना है उनका सम। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स आएगा टेकन 2 एट ए टाइम। तो लास्ट में चूंकि n बचेंगे तो n के लिए एक ही कंडीशन बचेगी। इससे अगर हम पहले करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन n-1 के लिए आएगी। इसी तरीके से रोल प्ले चलता रहेगा। तो सीखना क्या है कि हमारा जो सम है वो एक के लिए को कितना आएगा, इसको हम S1 लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, इसको हम 2 लिख सकते हैं और ये आपका Sn है और ये Sn प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में बदल जाता है क्यूबिक इक्वेशन से या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको एलोबरेट कर सकते हैं। और आपने ये सब चीज़ें पढ़ाई भी होंगी तो इसलिए आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा। हमें चूँकि यहाँ पे बीएससी में n डिग्री पे काम करना है इसलिए कंसेप्ट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा है। इसके बाद देखिए सिमेट्रिक फंक्शन, एक फंक्शन 2 और मोर वेरिएबल में क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा इफ़ इट रिमेन्स अनएल्टर्ड, यानी कि वो एडिस रहता है अगर हमने x और y को इंटरचेंज किया तब। जैसे हमने f(x,y) बनाया और उसको लिखा x² + y² + xy। अब अगर आप x और y को इंटरचेंज करते हैं तो ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, यानी कि ये f(y(x) के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपका कंसेप्ट है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, जो बीएससी में पढ़ाया जाता है। उसमें फर्स्ट टाइप की है, सेकंड टाइप की है। अब यहाँ क्या कहा है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द सेम साइन। ये क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन में जो आपकी टर्म्स हैं, टर्म्स टेकन फ्रॉम बिगिनिंग एंड, स्टार्टिंग से लेके और लास्ट से लेके वे मैग्नीट्यूड में और साइन में क्या है, सेम है। अब आपकी वो इवन डिग्री की भी हो सकती है और डिग्री की भी हो सकती है। सेकंड टाइम में ये क्या कर रहा है, सिमिलर टू द फर्स्ट टाइप लेकिन ओनली चेंजेस अपोजिट इन साइन, यानी कि पहले और लास्ट वाले में जो सेम साइन की कंडीशन थी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, स्टार्टिंग से और लास्ट से, कहाँ से, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग से और लास्ट से वो इक्वल होंगे किस में, मैग्नीट्यूड में, और आपका सेम होंगे साइन में। यहाँ पे अपोजिट होंगे साइन में, कंडीशन सारी सेम रहेंगी। नेक्स्ट वन देखिए, बात करते हैं स्पेशल रूट की।
स्पेशल रूट के अंदर ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उस तरह की इक्वेशन हमारे पास है x की पावर n-1 बराबर 0। तो ये कह रहा है इसका एक रूट जो कि रूट नहीं है इस इक्वेशन का, जबकि ये जो m है m पॉजिटिव इंटीजर है और n से लेस देन है। तो जो आपके अनकॉमन रूट्स होंगे, इसके जो रूट हैं जो इसके रूट ना हो, यानी कि कॉमन रूट हटा देने हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्पेशल रूट कहेंगे इस इक्वेशन के। कौन सी के, जो हमारी पहले वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन के वे रूट जो इस इक्वेशन के रूट ना हो, तो उनको हम कहेंगे स्पेशल रूट, किसके, पहले वाली इक्वेशन के। तो छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन से कनेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगर अल्फा स्पेशल रूट है किसका, x की पावर n-1 का, तब अल्फा की पावर p एक स्पेशल रूट होगा वेयर p इज प्राइम टू n। ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यही इसके अंदर बताया गया है कि अगर अल्फा हमारे पास क्या है, स्पेशल रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा की पावर p भी स्पेशल रूट होगा, यानी कि वो कॉमन रूट में नहीं आएगा दूसरी इक्वेशन के साथ जो कि आपको ऊपर बताई गई है, इसके साथ कॉमन रूट में नहीं आएगा। लेकिन शर्त यह है कि p प्राइम होना चाहिए n के। ठीक है जी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसको 2, 3, 4 डिग्री पर आप अप्लाई करके देख लें। जैसे इक्वेशन में ले लेता हूँ x² - 1 = 0, x² x³ - 1 = 0, x की पावर 4 - 1 = 0। इन तीन इक्वेशन को आप सोल्व आउट करके देख लें, तो आपको जो ऊपर कंडीशन है स्पेशल रूट की और इस थ्योरम की, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि p इज प्राइम टू n में क्या होगा। अल्फा जो स्पेशल रूट आ रहा है, तो स्पेशल रूट की जो कंडीशन है वो आपको बता दी गई है। यही आपके बीएससी के सिलेबस के अंदर थोड़ी चीज़ें स्पेशल हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में जो दिया गया है कार्टर मेथड, आप इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कंडीशन आप इसकी याद कर सकते हैं। आपके सिलेबस में क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप लाइट वे में इसको पढ़ लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है रिड्यूस करना है जनरल क्यूबिक इक्वेशन को विद बायनोमियल कोफिशिएंट ax³ + 3bx²। जनरल इक्वेशन लिखी है जिसमें x की पावर 3 भी है, x की पावर 2 भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है। अब उसको स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्म में क्या होता है, 2 डिग्री वाली टर्म हमारे पास नहीं होती। तो यहाँ से इस वर्ड को आप याद करेंगे कि स्टैंडर्ड क्यूबिक जो फॉर्म होती है क्यूबिक इक्वेशन की, उसमें आपके पास 3 डिग्री वाली टर्म है, 2 डिग्री वाली टर्म है, कांस्टेंट है, 2 डिग्री की टर्म नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो g और h होंगे वो a b c d के फंक्शन होंगे, और हम इसको कार्टर मेथड से सोल्व करेंगे और y को हम m + n लेंगे, और जो इक्वेशन क्यूबिक आएगी y³ - के 3mny m³ + n³। तो यहाँ पे h की वैल्यू आपको पता लग गई और g की वैल्यू आपको पता लग गई, इनको आप याद कर लें। हैंस m³ एंड n³ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन t²। यहाँ पे t का जो पावर यहाँ पे आएगी, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, 3 आएगी पावर, ये t³ - m³ + n³ इंटू t + m। एक मिनट वेट कीजिए, सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि m³ और n³ ये अलग से डिफाइन किया है। इस इक्वेशन में तो हमारा रोल किसका चल रहा है, m और n का चल रहा है, क्योंकि y को हमने m + n लिया है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि m³ और n³ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। और कह रहा है कि ओमेगा को यूज करना पड़ेगा, और ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आज का लेक्चर आपका 40 मिनट का हो गया है। पूरी थ्योरी हमने आपको, जो P1 सिलेबस हमने मेंशन किया था, सिलेबस के जो हिस्से हमने किए थे उसमें एक P1 सबसे पहला जो अलजेब्रा का टॉपिक है, अलजेब्रा का जो टॉपिक है उसमें हमने P1 सिलेबस मेंशन किया था। उसका जो फर्स्ट पार्ट है P1 का, जिसमें कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करी गई है, उसके लिए जो कंडीशन हमने आपको बताई है ये सफिशेंट है। इसी में से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो 36 सेकंड का आएगा, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो और बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से
हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पिक करना है, या आपका क्वेश्चन किससे हो रहा हो, बाय ऑप्शन हो रहा हो, तब उसको आप कर सकते हैं। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।